हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग बंदा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एसबीआई क्लर्क प्री के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सारे स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी और इसके अंदर मैं हर एक चीज़ डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है कि इस साल एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम अराउंड जुलाई मंथ में होने वाला है और नोटिफिकेशन में भी इस नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक इस अप्रैल के तक आ जाएगा। 2 वीक के अंदर मुझे लगता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 21 डेज़ का फॉर्म फिलअप का टाइम भी होता है, तो जल्द ही आ जाएगा। और जुलाई में शायद 9 जुलाई को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ना, जैसा कि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा था कि ऐसा आकाश यादव सर ने कहा है शायद। तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज़ थी वो 5000 के आसपास थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 7000 प्लस क्रॉस करेगी वैकेंसीज़। और कट ऑफ पे बात करते हैं तो अगर सारे स्टेट्स के देखे जाए ना कट ऑफ, तो किसी किसी स्टेट के कट ऑफ 75 प्लस यहाँ तक कि 80 के आसपास भी होते हैं। तो किसी किसी स्टेट्स के कट ऑफ 65 प्लस के आसपास भी पिछले साल गए हैं, जैसे शायद तमिलनाडु का 67 के आसपास ऐसे ही कुछ गया था। तो सेम कट ऑफ आप एक गुड स्कोर का मतलब कह सकते हो कि 70 प्लस एक अच्छा स्कोर होता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 70 टू 75 के बीच में अचीव करने का एसबीआई क्लर्क के अंदर। सो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो मैं बता दूं कि मैंने पिछले साल फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें तो मेरे 82.25 स्कोर में मेरे टोटल बने थे, जिसमें मैंने टोटल 86 अटैम्प्ट किया था और वहाँ पे मेरे 82.25 बने थे, 3 रॉन्ग हुए थे मेरे। तो मैं आपको सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने किस तरह तैयारी किया था। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग से। ओके, देखो मैंने पिछले साल रीजनिंग में ना अराउंड 33 क्वेश्चन शायद मैंने किए थे, और मैं बताता हूँ 35 डुएबल है। मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसा था जिसके कारण मेरे 35 मैं नहीं कर सका था, और एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया था वो मुझे पता था। तो देखो रीजनिंग पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ ना, कि आप जब रीजनिंग का प्रिपरेशन करो ना, तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पजल एंड में करना है, पर ऐसा नहीं करना है। पजल को आप कोशिश करो ना कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए ना, तो जिस वे में वो क्वेश्चन पूछा है ना उसी वे में आप एक एक क्वेश्चन को बनाते चले जाओ। इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन चूज़ करने में आपको जो 1 से 1.5 मिनट का समय जाएगा ना, वो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक सॉल्व करते जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है ये तरीका? हाँ, ये पॉसिबल है अगर आप इस चीज़ को मॉक में करते हो। तो मॉक्स में अगर आप उसी टाइप से प्रैक्टिस करो जिस तरह आप एग्ज़ाम में करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा कि आप मॉक में ही ना रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए बनाना, क्वेश्चन चूज़ मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास समय बचेगा। क्योंकि देखो पजल जो भी आते हैं ना एसबीआई क्लर्क के अंदर, वो 2 पॉसिबिलिटी वाले पजल होते हैं। मैक्स टू मैक्स 3 पॉसिबिलिटी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पॉसिबिलिटीज़ में बन जाते हैं। तो जब 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसमें चूज़ ही क्या करना ना, आप बनाते जाओ, 1 नंबर से बनाते जाओ। पजल का इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना मॉक दे दो कि वो आपको प्रॉब्लम ही ना हो। मेरा यही तरीका था। मैं हमेशा से ही ना एसबीआई क्लर्क लेवल एग्ज़ाम पे मैं क्वेश्चन चूज़ नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता है कि आपको देखो आईपीएस क्लर्क में अराउंड 95 करके अटैम्प्ट जो करके आ रहे थे, क्या वो क्वेश्चन चूज़, आपको पता है कि वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो जब आपको सारे क्वेश्चन बनाने ही हैं तो क्वेश्चन चूज़ ही क्या करना ना, आप हर एक को एक ही तरीके में प्रैक्टिस करके जाओ मॉक में। मैं ऐसा ही करता था। ओके, और जो आपका वीक पार्ट है ना उस पर फोकस करो, उस पर काम करो, वो ज़्यादा काम करेगा एग्ज़ाम में। स्ट्रॉन्ग पार्ट तो आपका वैसे भी नंबर दे के ही जाएगा। ओके, क्वांट में आते हैं। देखो रीजनिंग का एक बात बताना मैं भूल गया कि रीजनिंग हर साल इजी आता है, पेपर बहुत ही ईजी आता है, उसमें कोई चाप का बात ही नहीं है। आप आराम से मॉक से प्रैक्टिस करके रीजनिंग में नंबर अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। ओके, अब आते हैं क्वांट में। क्वांट देखो जनरली हर साल इजी ही आता है, लेकिन पिछले साल क्वांट थोड़ा सा टफ आया था। टफ मत का इन टर्म लेंदी आया था, मतलब क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा कर पूछे गए थे। जो डीआई थे, जो कैसलेट थे, वो मतलब डायरेक्ट नहीं दिए हुए थे सारे, आपको सॉल्व करना था कैसलेट को अच्छे से, फिर क्वेश्चंस में भी सॉल्व करने वाले टाइप के क्वेश्चन थे। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया था ना पिछले साल के एग्ज़ाम्स में ना, डीआई के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ना, वो सारे डीआई
कोई कोई डीए में इतने छोटा सा पैराग्राफ, और कैसलेट या डीआई जो भी है छोटा सा डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े। अब उसमें ही कंफ्यूज हो जा रहा था बंदा कि कैसे करे भाई, 1 से 2 मिनट तो एक क्वेश्चन को बनाने में लग जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसको आपको टैकल करना है तो सिंपल है, मॉक के ऊपर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो क्वांट थोड़ा सा टफ था, लेकिन देखो क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे जो पीओ का तैयारी करते हैं ना वो ज़्यादातर अरिथमेटिक पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन क्लर्क में तो अरिथमेटिक करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं क्लर्क में ना, चाहे मेरा जो आइडिया रहता था ना कि मैं क्वेश्चन चूज़ करता था मैथ्स में, रीजनिंग में मैं नहीं करता था क्वेश्चन चूज़, लेकिन मैं मैथ्स में करता था। मेरा मैथ्स का अपना टेक्निक था। मैं क्या करता था मैथ्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये सब पहले सॉल्व कर लेता था। उसके बाद मैं डीआई सॉल्व करता था, फिर कैसलेट, लास्ट में बचे टाइम में मैं अरिथमेटिक करता था। तो ऑन एन एवरेज मैं 30 के आसपास क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन पिछले साल में पिछले साल मैं कैसलेट में फंस गया था, जिसके कारण मैं टोटल 22 के आसपास ही अटैम्प्ट कर सका था। वो तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं मतलब 22 नहीं 23 किया था मैंने। ऐसा हो गया था कि 14 मिनट में ना मैंने सिर्फ 7 ही क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैं कैसलेट में फंस गया था। मतलब ऐसे ईगो पे ले लिया था, कैसे नहीं बनेगा ये कैसलेट है। लेकिन लास्ट तक बन गया, और लास्ट में जो 6 मिनट में मैंने क्वेश्चंस बनाए, इतने रफ्तार से बनाए कि 23 तक मैंने पहुंचा दिया। तो ऐसा होता है एग्ज़ाम में, कभी कभी आपको ना वो ऐसा लगेगा कि नहीं आप नहीं सकेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट करोगे ना तो उस फेज से निकल जाओगे और अच्छा अटैम्प्ट भी कर लोगे। तो खुद को बैक करना है उस समय में। ओके, फिर आता है इंग्लिश का सेक्शन। देखो इंग्लिश में ना मैंने स्टार्टिंग से ही ना ग्रामर पे वर्क किया था, क्योंकि उसके पिछले साल मतलब 2020 के जो एग्ज़ाम थे, नहीं 2021 के जो एग्ज़ाम थे ना, 21 ना, हाँ स्टार्टिंग 21 में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे कोविड के कारण, जो पोस्टपोन होकर आगे बढ़ गए थे, तो वो सब जो एग्ज़ाम थे ना, वहाँ पे मेरे इंग्लिश में बहुत ही ख़राब नंबर आ रहे थे। 40 में मेंस में मैंने एक दिया था, उसमें 10 नंबर आए थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा मेरा इम्प्रूव हुआ। आईपीएस पीओ मेंस में मेरा 25.5 आया। तो वो था जो ग्रामर जो था ना, उस पर मैंने बहुत अच्छे से वर्क किया था। मतलब मैंने क्या किया था कि ग्रामर के जितना सारा रूल्स होता ना, मैंने सारे रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ऐसे क्या हुआ था कि प्रीलिम्स में मैंने इतने सारे क्वेश्चन करके गए थे कि एग्ज़ाम में मुझे सेंटेंस पढ़ते ही मुझे एरर दिख जा रहा था। सेंटेंस पढ़ते ही मुझे ग्रामर के जो भी मिस स्पेल्ड वर्ड या कुछ भी था वो मुझे दिख जा रहा था। यहाँ तक कि देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, अगर आपका वोकैब और ग्रामर सही हो ना, तो आप कुछ क्वेश्चंस में ना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने वोकैब के लिए ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने फ्रेजल वर्ब, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, और कुछ वोकैब जो रेगुलर यूज़ किए वो मैं पढ़ता था। वोकैब के लिए देखो सभी कहते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल सही है, आप पढ़ सकते हो एडिटोरियल। मैं कहता हूँ कि आप आर्टिकल्स पढ़ो, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ो, है ना, जिससे आप कंफर्टेबल हो। अपने डे टू डे लाइफ में ना आप इंग्लिश को यूज़ करो। लाइक आईपीएल अभी चल रहा है, तो हिंदी कमेंट्री में वो ना देखो, इंग्लिश कमेंट्री में देखो, ताकि वो वर्ड्स जो है वो आपके कानों में आते रहे। ओके, इसके साथ साथ आप मूवीज़ देखते हो तो इंग्लिश मूवीज़ देखा करो। एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, जो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे साउथ की मूवीज़ बहुत पसंद है। तो कभी कभी क्या होता है कि साउथ की मूवीज़ मतलब हिंदी डब नहीं होता है, तो उस समय मैं क्या करता था कि मैं वो सारी मूवीज़ ना जब आते थे अमेज़ॉन प्राइम में जब आता था, तो मैं उसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देख लेता था। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे देखना ही है। मतलब बहुत सारे साउथ मूवीज़ में देखता था, तो वहाँ से मैं इंग्लिश सबटाइटल पढ़ के हर एक चीज़ देख लेता था। तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब ऐसा है कि डे टू डे लाइफ में आपको एक यूजुअलिटी मेंटेन करना है इंग्लिश के साथ, तो वहीं से अच्छा हो जाएगा इंग्लिश। अब आते हैं ग्रामर पे। तो देखो मेरे चैनल पे एरर करेक्शन का मैंने अराउंड 100 शॉर्ट्स डाले हैं, आप एक साथ देख सकते हो, उसमें लगभग हर एक चीज़ क्लियर है। इसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, तो चैनल के साथ जुड़े रहो, उससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा ग्रामर के ऊपर। ओके, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और अब आता है आरसी। देखो जैसे ही आपका ग्रामर और वोकैब थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, वोकैब में आप ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब पे काम करो, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पे काम करो, वो जितने वाले वर्ड्स होते हैं ना उस पे काम करो।
इसके अलावा टॉप 3000 वर्ड्स पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, एडिटोरियल से वो आते हैं, किसी किसी बुक में रहते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो टॉप 3000 वर्ड्स, जो आपको हेल्प करेगा। और बाकी डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर वही क्वेश्चंस में आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आरसी पढ़ने के समय ना आरसी को अच्छे से समझो कि आरसी का टोन क्या है, आरसी किस चीज़ के लिए मतलब बोला जा रहा है, जो भी सेंटेंस है वो क्या कहना चाहता है, तो उससे भी आप वर्ड का पता लगा सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में ना वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आरसी में, जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि ये जो वर्ड है, मतलब एक आरसी में एक वर्ड होता है जो बोल्ड दिया रहता है, उसका मीनिंग पूछते हैं। तो वो जो मीनिंग होता है ना वो पूछते हैं कि आरसी के विथ रिस्पेक्ट टू आरसी ही बताना है। तो अपने मन से कोई भी टिक मत नहीं मारना है, वहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आरसी ही वहाँ पे बताना है। ओके, तो ये था आरसी के लिए। तो ऐसे करके आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। अब हाँ, मॉक पे देखो क्या करना है। मॉक आपको रेगुलर देना है। कोई एक मॉक जो भी आप चूज़ करो, ओली बोर्ड हो या चाहे टेक्स्ट बुक हो चाहे प्रैक्टिस मॉक हो, 1 नंबर से देना स्टार्ट करो, 1 नंबर से, और आप खुद इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। जब मैं पहला मॉक देता था तो मेरे 60 के आसपास नंबर आते थे, और जब मैंने लास्ट मॉक दिया था तो उसमें मेरे 80 मार्क्स के आसपास ओली बोर्ड में आते थे। तो ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा अगर आप डेली 1 से लेकर लास्ट एंड तक करते जाते हो तो। ओके, सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दिया है। और जहाँ तक बात है 82.25 की, तो मेरा ऐसे ही आइडिया से हुआ। मॉक मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा देने का, ग्रामर पढ़ने का कोशिश किया कि जहाँ से ज़्यादा नंबर निकल कर आते ना, उस चीज़ों को अच्छे से करने का, और उन चीज़ों को फास्ट करने का जहाँ से ज़्यादा नंबर निकल कर आते हैं। पजल को वीकनेस नहीं बनाया, पजल को हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर ही काम किया, तो वैसे नंबर आते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी 80+ नंबर एसबीआई क्लर्क प्री में स्कोर करो। इस साल तो मैं शायद नहीं भरूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं आईपीएस क्लर्क में सेलेक्टेड हूँ, बट फिर भी अगर मन किया तो मैं भरूंगा। लेकिन मैं एग्ज़ाम बस देख कर आ जाऊँगा, मैं दूंगा नहीं एग्ज़ाम, मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट ताकि मैं रिव्यू दे सकूँ। ओके।